तो दोस्तों दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेट एज स्लाइम का एपिसोड नंबर 6 आ चुका है। तो जिन लोगों ने पिछले 5 एपिसोड नहीं देख रखे तो भाई पहले वो जाके देख लो। तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में भाई हमने देखा था रिमोरू को गुस्सा आ जाता है और उस वजह से वो एक ही किक में ये टेबल तोड़ देता है। और दोस्तों इस एपिसोड में थोड़ी मैंने एडिटिंग चेंज की है, तो अगर ये आपको ठीक लग रही है तो नीचे कमेंट कर देना, और अगर नहीं लग रही है तो फिर भी कमेंट कर देना, क्योंकि उस हिसाब से मैं अगला एपिसोड वैसे ही एडिट करूंगा। तो भाई शुरुआत में रिमोरू बहुत ही गुस्से में होता है और वो इन सबसे कहता है कि भाई तुम लोग मुझे यहाँ पे हल्के में क्यों ले रहे हो। तो भाई ये सुन के हम सबका रिएक्शन देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि सब लोग डर चुके हैं, इवन चेयरमैन और बाकी के जो काउंसलर होते हैं वो भी। लेकिन हम देखते हैं भाई जोहान को, वो भी डरा हुआ है, लेकिन उसके पीछे जो गबन बैठा है वो भाई तस से मस्त नहीं हो रहा, वो बंदा वैसे का वैसा ही बैठा है। और उसके बाद हम देखते हैं भाई अपने तीनों बंदों को, शूना, बेनीमारू और सोई को, मतलब उनके चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि उनको पता है जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन उसके बाद भाई रिमोरू उन सबसे कहता है कि तुम्हें पता तो है ना कि मैं एक डिमन लॉर्ड हूँ, मतलब उसके बावजूद भी तुम इतनी घटिया कंडीशन रख रहे हो मेरे सामने। लेकिन उसके बाद भाई रिमोरू एक्सप्लेन करता है कि आखिर जो कंडीशन उसके सामने रखी गई थी वो आखिर है क्या। तो उसमें से पहली कंडीशन ये होती है कि भाई ये जो मैजिट्रेन है ये बनाएंगे टेम्पेस से लेके इंग्रियशा तक, लेकिन इसका जो सारा खर्चा है वो टेम्पेस से संभालेगा, और उसमें जो सारे लोग लगने वाले बनाने के लिए, मतलब लेबर्स, वो भी भाई टेम्पेस संभालेगा। और दूसरी कंडीशन होते हैं इनके जो हाई क्वालिटी वेपन्स है टेम्पेस के अंदर ये प्रोवाइड करेंगे बाकी नेशंस को, क्योंकि इनको वेस्टर्न नेशन की एक आर्मी बिल्ड करनी है। तो उस वजह से ये यही चाहते हैं कि टेम्पेस ही इसका सारा खर्चा निकाले और इसके जो सारे वेपन्स है ये भी टेम्पेस ही प्रोवाइड करे। और तीसरी कंडीशन ये होती है कि इनके जो डंजन है टेम्पेस के अंदर ये अभी एक ह्यूमन ट्रेजर होगा, और इसके जो सारे तामझाम है वो भाई काउंसिल ही संभालेगी, मतलब सोचे इससे जो प्रॉफिट भी आएगा वो भी काउंसिल को मिलेगा। और भाई चौथी कंडीशन ये है कि अगर टेम्पेस को काउंसिल का मेंबर बने रहना है तो इनको हर साल एक फी देनी पड़ेगी, मतलब हर साल पैसे देने पड़ेंगे अगर इनको मेंबरशिप चाहिए तो। और उसमें भी सेफ्टी रीजन के लिए इन्होंने ये कहा है कि अगर तुम्हें तुम्हारा काउंसिलर बनाना है हर एक नेशन का जैसे होता है, तो टेम्पेस का जो काउंसिलर है वो एक इंसान ही होना चाहिए, मतलब कोई भी डिमन या कोई भी मॉन्स्टर नहीं बनेगा, सिर्फ इंसान। तो भाई उसके बाद हम रिमोरू को देखते हैं और वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो इस कंडीशन के हिसाब से तुम मेरे लोगों को स्लेव और तुम्हारा नौकर बनाना चाहते हो और कुछ भी नहीं। लेकिन भाई उसमें से एक बंदा कहता है, मतलब एक काउंसलर कहता है कि नहीं योर मैजेस्टी रिमोरू, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते। लेकिन भाई हम गबन को अभी भी देख रहे हैं, वो बंदा अभी भी वैसा का वैसा है। लेकिन उसके लेफ्ट साइड वाला जो बंदा होता है वो कहता है कि हमारे बस इंटेंशन ये है कि हम आपके नेशन के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन बनाना चाहते हैं। लेकिन भाई तभी ये सुनने के बाद रिमोरू कहता है कि मेरे ख्याल से तुम लोगों ने पहले सोच लिया है कि मेरा जो नेशन है वो तुम लोगों के नीचे है। लेकिन भाई रिमोरू की बातें सुन के बाकी के काउंसिलर डर जाते हैं, क्योंकि रिमोरू अभी गुस्से में है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं रिमोरू को, और भाई उससे रियलाइज होता है कि यार उसने गलती कर दी, क्योंकि उसका प्लान था कि उसको ह्यूमंस के साथ को एग्जिस्ट करना है, तो अगर वो खुद ही गुस्से में आएगा तो उसका प्लान पूरा बर्बाद होने वाला है। लेकिन तभी यहाँ पे रफाएल सेंसे की एक नोटिस आती है और वो कहते हैं कि टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस मीटिंग के दौरान इन लोगों के ऊपर एक मेंटल इंटरफेरेंस था। तो ये बात सुनते ही रिमोरू समझ जाता है कि इस मीटिंग के अंदर कोई तो भी है जो कि इस सारी मीटिंग को उसके हिसाब से चलाना चाहता है, क्योंकि वो ही इन लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है। लेकिन उसके बाद ये सुनते ही यहाँ पे रफाएल सेंसे कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा, जो आपका गुस्सा था, मतलब रिमोरू का जो अभी उसने गुस्सा दिखाया, तो उस वजह से उसकी थोड़ी पावर भी निकल के आई। तो उस वजह से भाई यहाँ पे इनका जो वेवलेंथ था वो थोड़ा डिस्टर्ब हो चुका है, मतलब इनके ऊपर जो मेंटल इंटरफेरेंस था वो अभी थोड़ा बहुत कम हो चुका है। और उसके बाद रिमोरू एक ही स्नैप में मेंटल इंटरफेरेंस को खत्म कर देता है। उसके वजह से अभी ये जो बाकी के लोग हैं वो भाई अपने हिसाब से अपना दिमाग लगा के डिसीजन लेंगे। लेकिन जस्ट ये होने के बाद हम देख सकते हैं कि भाई इनका जो फेशियल रिएक्शन है वो चेंज हो जाता है, और उनमें से कुछ लोग कहते हैं कि डिमन लॉर्ड रिमोरू जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। और उसके साइड का बंदा कहता है कि आखिर ये डिमांड रखी किसने, क्योंकि ये बहुत ही सेल्फिश है, क्योंकि हमने जो पिछली मीटिंग की थी उसमें ऐसा बिल्कुल भी डिसाइड नहीं हुआ था। और उसके बाद हम देखते हैं भाई यहाँ पे जोहान को, और जोहान भी अभी डरा हुआ है। लेकिन हम गबन को फिर से देख रहे हैं, वो बंदा अभी भी नॉर्मल बैठा है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं रिमोरू को, इनकी बातें सुन के वो कहता है कि शायद अभी इन सारे काउंसलर का दिमाग ठिकाने पे आ चुका है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे शूना उससे क्वेश्चन करती है कि क्या ये लोग माइंड कंट्रोल के अंदर थे। लेकिन रिमोरू कहता है कि नहीं, कंप्लीटली माइंड कंट्रोल नहीं, ये उससे थोड़ा कम था, एक इन्फ्लुएंस जैसे। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि आखिर इसके पीछे हो कौन सकता है, और उसका पहला शक जाता है भाई यूकी के ऊपर। लेकिन वो सोचता है कि यूकी इतना बेवकूफ नहीं है, क्योंकि अगर यूकी ऐसा करता है तो भाई रिमोरू उसके एविडेंस ढूंढ सकता है, तो वो ऐसी गलती तो नहीं करेगा। लेकिन उसके बाद रिमोरू दिखता है उसके सामने जो काउंसलर्स है उनके तरफ, और वो सोचता है कि यार ये जो लोग है ये बिल्कुल शांत बैठे हैं, मतलब मैं एक डिमन लॉर्ड हूँ जिसने अभी इतना रेज में अपनी पावर दिखाई, उसके बावजूद भी ये लोग थोड़े शांत बैठे हुए थे। ऐसा लग रहा है कि इनके पास अभी भी कोई प्लान है। लेकिन तभी उसके बाद यहाँ पे टेलीपैथी से सोए यहाँ पे रिमोरू से कहता है कि कुछ लोग आ रहे हैं यहाँ पे, उनके पास वेपन भी है और वो आ रहे हैं इस काउंसिल के अंदर। तभी हम देखते हैं भाई रेनर को, जो कि प्रिंस एल्ड्रिक का नाइट है, और उसके साइड में प्रिंस एल्ड्रिक भी है, और उसके साथ कुछ लोग भी है। तो तभी इन सबको देख के यहाँ पे चेयरमैन कहता है कि आखिर इसका मतलब क्या है, क्योंकि अभी जो काउंसिल की मीटिंग है वो अभी भी चल रही है, तो उसी दौरान कोई भी अंदर नहीं आ सकता।
लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग अंदर आ रहे हैं और रिमोरू इन सबको देखता है और यहाँ पे वो कहता है कि कुछ जाने पहचाने लोग भी उसको दिख रहे हैं, क्योंकि उसमें भाई ग्रीन फ्यूरी टीम भी है। और उसके बाद जो आखिरी बंदा है लाल बाल वाला, जिसको हमने लास्ट सीजन में एपिसोड नंबर 23 में देखा था, जो कि भाई डंजन के अंदर आया था और उसने मार भी खाया था, ये वही बंदा है। और ये सीन भाई यहाँ पे हिनाटा भी देख रही है। लेकिन यहाँ पे चेयरमैन उससे क्वेश्चन पूछता है कि प्रिंस एल्ड्रिक आखिर ये लोग है कौन। लेकिन उसके बाद गबन जवाब देता है कि इन लोगों को मैंने बुलाया था क्योंकि ये जो डिमन लॉर्ड है इसको सबक सिखाना है यहाँ पे। लेकिन भाई ये सुनते ही यहाँ पे चेयरमैन कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है लॉर्ड गबन। तो भाई ये सुनते ही जो बाकी के काउंसिल है वो कहते हैं कि आखिर चल क्या रहा है यहाँ पे, और उसमें से कहता है कि क्या इसके पीछे इंग्रेशिया किंगडम है, क्योंकि गबन भाई उनसे ही बिलोंग करता है, तो इस वजह से सबको यही लग रहा है कि क्या किंगडम ऑफ इंग्रेशिया इसके पीछे है। लेकिन उसके बाद भाई यहाँ पे जोहान खड़ा होता है और वो कहता है कि लॉर्ड गबन इसके बारे में मुझे भी कुछ इन्फॉर्म नहीं किया गया था, आखिर ये चल क्या रहा है यहाँ पे। लेकिन भाई यहाँ पे गबन कहता है कि थोड़ा शांत हो जाओ, और वो यहाँ पे एक्सप्लेन करता है कि देखो यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबके सब डिमन लॉर्ड रिमूर से डरते हैं, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी हमारे पास मौका है, हम इसको हरा देते हैं और हम इसको कंट्रोल करेंगे अभी। तो उस वजह से हमारे पास जो ऑक्टाग्राम का एक पिलर है मतलब रिमोरू, वो हमारे कंट्रोल में आ जाएगा, और उस वजह से जो वेल्डोरा है वो भी हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। ये दोनों ही हमारे पैदे बन के रह जाएंगे जो कि हम कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये बातें सुनता है रिमोरू और भाई उसका इंस्पिरेशन बहुत ही बुरा होता है। लेकिन उसके बाद चेयरमैन उससे कुछ कह नहीं जाता है, तो लेकिन वो बात कट करके यहाँ पे सीधा रिमोरू से कहता है, और वो कहता है कि डिमन लॉर्ड रिमोरू ये पूरी मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि काउंसिल में इसका हाथ थोड़ा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसको भी नहीं पता भाई आखिर चल क्या रहा है। लेकिन तभी उसके बाद हम देखते हैं प्रिंस एल्ड्रिक को, और उसके साइड में आती है भाई हिनाटा, और वो उससे पूछते हैं कि प्रिंस एल्ड्रिक यहाँ पे आखिर चल क्या रहा है। तो यहाँ पे भाई एल्ड्रिक कहता है हिनाटा से कि देखो हिनाटा, तुमने मुझे बहुत ही डिसअपॉइंट किया है, क्योंकि तुम यहाँ पे ह्यूमैनिटी के गार्डियन हो, उसके बावजूद भी तुम यहाँ पे डिमन लॉर्ड रिमोरू से इतना डरती हो, और तुमने जो तुम्हारी ड्यूटीज है उसे भी छोड़ दिया है। तो भाई हिनाटा को यहाँ पे थोड़ा गुस्सा तो आता है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर लेती है। लेकिन उसके बाद प्रिंस एल्ड्रिक कहता है कि अगर तुमने मेरी बात सुन ली होती तो मैं शायद यहाँ पे तुमसे थोड़ी तमीज से बात करता। लेकिन उसके बाद वो इंट्रोड्यूस करता है इस लाल बाल वाले बंदे को, जिसका नाम है गाय, जो कि हमने लास्ट सीजन में देख रखा है। और यहाँ पे प्रिंस एल्ड्रिक कहता है कि ये बंदा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ये एक एक्सेप्शनल टैलेंटेड मर्सिनरी है, मतलब गधा हो तो भाई इसके जैसा। और उसके बाद वो कहता है कि हमने यहाँ पे एक रिनाउंड मर्सिनरी बैंड है जिसका नाम है वर्थ, उसके लीडर को और उसके साथ उसके जो अदर मेंबर है उनको भी बुलाया है। और भाई ये सुनते ही यहाँ पे रिमोरू उनके बॉस को देखता है, और वो कहता है कि अच्छा तो ये है ग्रीन टीम फ्यूरी का बॉस, इसका नाम होता है गिराट, जो कि आगे चल के हमें पता चलेगा। लेकिन उसके बाद यहाँ पे प्रिंस एल्ड्रिक कहता है कि ये है मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट, और ये इंग्रेशिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है, और ये कैप्टन ऑफ नाइट भी है इंग्रेशिया का, जिसका नाम है रेनर। तो यहाँ पे एल्ड्रिक कहता है कि मैंने बहुत ही ताकतवर लोगों को जमा किया है, और उसके इस्तेमाल से मैं यहाँ पे डिमन लॉर्ड रिमोरू को हरा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे डिमन लॉर्ड रिमोरू को लगता है कि वो अकेला ही सबसे ताकतवर है, लेकिन ऐसा नहीं है। और उसके बाद वो हिनाटा से कहता है कि लेडी हिनाटा, तुम ऐसे क्यों नहीं करती कि तुम यहाँ पे चुपचाप शांत बैठो और ये सारा नजारा देखो, तब तक हम यहाँ पे डिमन लॉर्ड रिमोरू को हरा देते हैं। लेकिन उसके बाद वो कुछ कह नहीं जाता है, उससे पहले यहाँ पे हिनाटा उससे कहती है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं दे सकती, क्योंकि मैं यहाँ पे एक थर्ड पार्टी एज अ विटनेस हूँ, तो ऐसा मैं होने नहीं देने वाली। क्योंकि अगर यहाँ पे ये काउंसिल की विल होती, मतलब यहाँ पे वोटिंग से सब लोग डिसाइड करते कि ऐसा ही होगा, तो शायद मैं चुपचाप बैठ जाती। लेकिन यहाँ पे एक थर्ड पर्सन जो कि इस काउंसिल को बिलोंग नहीं करता, वो बाहर से आके रैम्पेज कर रहा है, तो वो मैं अलाउड नहीं कर सकती। लेकिन तभी भाई यहाँ पे रेनर उसके सामने आता है, वो कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पे होली नाइट की कैप्टन हो या कुछ भी हो। और उसके बाद वो कहता है कि तुम यहाँ पे इस मामूली से डिमन लॉर्ड को भी नहीं हरा सकती, और बस तुम यहाँ पे उसकी बातें सुनते जा रही हो, मतलब जैसे कि तुम उसके नौकर हो। और उसके बाद तो भाई ये हद ही पार कर देता है, और वो हिनाटा का चेहरा पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मैं शर्त लगा सकता हूँ कि तुम यहाँ पे डिमन लॉर्ड रिमोरू से इतना डरती हो कि तुमने तुम्हारे कपड़े गीले कर दिए। मतलब भाई ये इतनी डिसरिस्पेक्टफुल बात कहता है हिनाटा से। लेकिन भाई यहाँ पे हिनाटा उसका हाथ झटक देती है, लेकिन यहाँ पे वो खुद को कंट्रोल करती है, क्योंकि वो यहाँ पे एक थर्ड पार्टी वीकनेस है। उसके बाद यहाँ पे प्रिंस एल्ड्रिक इन सब लोगों से कहता है कि देखो सब काउंसिलर, यहाँ पे तुम्हारे पास एक मौका है हीरो बनने का। अगर तुम यहाँ पे मदद करते हो डिमन लॉर्ड रिमोरू को खत्म करने में, तो तुम एक हीरो कहलाओगे, अगर नहीं तो तुम यहाँ पे पूरे इंसानियत के दुश्मन बनने वाले हो। और मुझे पता है कि तुम लोग यहाँ पे एक सही चॉइस ही करोगे। लेकिन भाई तभी यहाँ पे रिमोरू खड़ा होता है, वो उससे कहता है कि क्या तुम सच में अभी यहाँ पे एक वोटिंग ले रहे हो कि यहाँ पे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे एल्ड्रिक कहता है कि बिल्कुल, क्योंकि ये काउंसिल मीटिंग है तो यहाँ पे वोटिंग तो होनी चाहिए। तो उसके बाद वो कहता है कि ठीक है, अभी जो भी लोग यहाँ पे डिमन लॉर्ड रिमोरू को हराना चाहते हैं और उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, तो वो सब लोग खड़े हो जाओ। और उसके बाद हम देखते हैं बहुत सारे लोग धीरे धीरे करके खड़े होते हैं, और उसके बाद एल्ड्रिक इन सबसे कहता है कि तुम लोग सोचो कि आखिर लॉर्ड गबन ने कहा क्या, तो ये सोच के तुम लोग अपना डिसीजन लो। तो यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि ये बंदा कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा, लेकिन यहाँ पे रिमोरू कुछ कह नहीं जाता है। तो तभी रेफल्सन से बीच में आके कहते हैं कि तुम जो भी सोच रहे हो वो सच है, क्योंकि यहाँ पे वो एक्सप्लेन करते हैं कि क्योंकि सोए ने यहाँ पे पता लगा लिया है कि इन सारे लोगों को रिश्वत दी गई थी, और यहाँ पे सोए ने सारे कंट्रीज को छान मारा है, उसके वजह से उसके पास एविडेंस आ चुका है। तो रिमोरू कहता है कि मुझे लगा ही था ऐसा ही कुछ है। लेकिन यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि क्या एक
इंटरनेशनल काउंसिल के अंदर फॉरेन काउंसिलर को ऐसी रिश्वत देना बहुत ही गलत बात है, लेकिन अभी उसके पास उसका एविडेंस भी आ चुका है। लेकिन यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि अगर मैं यहाँ पे बस अपने एविडेंस दे दूं तो सारी बात खत्म हो जाएगी। लेकिन भाई यहाँ पे रफाएल से उससे कहते हैं कि इसके कोई भी जरूरत नहीं है। तो तभी यहाँ पे रिमोरू उसके सामने थोड़ा देख लेता है कि आखिर आगे चल क्या रहा है। तो वो देख के समझ जाता है कि भाई मामला उसके पाले में आ चुका है। तो तभी उसके बाद हम सीन देखते हैं यहाँ पे प्रिंस एल्ड्रिक का, और यहाँ पे प्रिंस एल्ड्रिक पीछे देखे बिना ही यहाँ पे ये कहता है कि मेजोरिटी वोट्स आ चुके हैं, और वो निकालता है भाई एक आइटम जिसका नाम होता है ऑर्ब ऑफ डोमिनेशन। और वो ये कहता है कि ये जो आइटम है ये कैपेबल है किसी भी मॉन्स्टर को कंट्रोल करने के लिए। तो भाई इस चीज को यहाँ पे रिमोरू भी देखता है, और वो कहता है कि ये तो वही चीज है जिसको मिलिम के ऊपर इस्तेमाल किया गया था वॉलपुर्गिस के अंदर उसे कंट्रोल करने के लिए। लेकिन भाई सबको पता है कि आखिर वहाँ पे हुआ क्या था। लेकिन ये बात सुनने के बाद यहाँ पे रफाएल से कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सच कहा, और ये चीज एक रियल डील है, मतलब ये फेक नहीं है, ये रियल है, लेकिन ये इतनी पावरफुल नहीं है कि मास्टर को कंट्रोल कर सके। मतलब भाई यहाँ पे रिमोरू बिल्कुल सेफ है। लेकिन तभी भाई यहाँ पे एल्ड्रिक डिमोलर रिमोरू से कहता है अगर तुम इसे बिना फाइट किए इसे पहन लेते हो तो ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, मतलब ये आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए, क्योंकि रियलिटी को देख के एक किंग को पता होना चाहिए कि आखिर उसे करना क्या है आगे। तो भाई यही सुन के रिमोरू उससे कहता है कि शायद तुम्हें नहीं लगता कि ये चीज तुम पे भी अप्लाई होती है। तो भाई यहाँ पे एल्ड्रिक को पहले समझ नहीं आता, लेकिन वो पीछे मुड़ के देखता है कि आखिर उसका मतलब क्या है। तो भाई वो देखता है कि बहुत कम लोग खड़े हो चुके हैं और ज्यादातर लोग नीचे बैठे हैं। तो उनमें से एक बंदा कहता है कि देखो लास्ट मीटिंग में ऐसा तो डिसाइड नहीं होता, मतलब ये डिसाइड होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग खड़े होंगे। लेकिन यहाँ पे एल्ड्रिक शॉक होता है और कहता है कि आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो। लेकिन यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि शायद इन लोगों को ऐसा लगा कि ये सब लोगों को रिश्वत देंगे और मेंटल इंटरफेरेंस से उनको थोड़ा इन्फ्लुएंस करेंगे, तो उसके वजह से ये आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन तब इनके ऊपर का जो मेंटल इंटरफेरेंस है वो हट चुका है, तो उस वजह से बहुत लोग अपने होश में आ चुके हैं और उनको पता चल चुका है कि भाई वो क्या गलती कर रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पे प्रिंस एल्ड्रिक कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की। लेकिन उसके बाद हम सीन देखते हैं गबान का, और वो इन सब लोगों से कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं सुनेंगे तो तुम्हें जो भी प्रॉमिस किया गया था वो मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तो तभी भाई ये बात सुनता है अपना चेयरमैन, और वो कहता है कि आखिर इसका मतलब क्या है लॉर्ड गबान। तो भाई यहाँ पे गबान फंस जाता है, और इसने जो रिश्वत दी थी वो उन सब लोगों के सामने आ चुका है इसी की गलती की वजह से। लेकिन तभी उसके बाद यहाँ पे रिमोरू इसके जो रिश्वत है वो पढ़ने लगता है कि आखिर इसने क्या क्या प्रॉमिस किया। तो यहाँ पे पहला है कि किंगडम ऑफ लारबार्स में जो एक कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, मतलब बाढ़ के लिए, जिसके वजह से वो सेफ रहेंगे। और दूसरा है किंगडम ऑफ कर्नाटका का, जिनके फूड सप्लाईज में मदद की जाएंगी। और ऐसे ही बहुत सारे डील्स इसने गबान ने बहुत सारे नेशन के साथ कर रखी है। तो भाई ये सुन के यहाँ पे गबान का मुंह खुला का खुला रह जाता है। लेकिन यहाँ पे रिमोरू उसके बाद कहता है कि इसमें ये भी लिखा है कि अगर वो लोग तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे तो वो डील वहीं पे खत्म हो जाएगी। मतलब ये बहुत ही मैसिव लेवल की एक रिश्वत है। तो तभी वहाँ पे गबान कहता है कि आखिर ये बात तुम्हें कैसे पता है। तो रिमोरू कहता है कि मैंने मेरे सारे लोगों को काम पे लगा रखा था, तो उन्होंने इन्वेस्टिगेट कर लिया है, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि तुम सब लोग मुझ पे यकीन करोगे। लेकिन यहाँ पे तुमने खुद ही ये बात मान ली है अभी। तो भाई सब लोग ये बातें सुन के शॉक हो जाते हैं और सब लोग यही सोचते हैं कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। लेकिन तभी भाई रेनर अपनी तलवार निकालता है और वो कहता है कि ये सारे गेम अभी बहुत हो चुके हैं। और वो एल्ड्रिक से कहता है कि प्रिंस एल्ड्रिक आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है और आपका प्लान गिव अप करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद अभी डिमोन लॉर्ड रिमोरू को खत्म करने वाला हूँ, तो उस हिसाब से अपना प्लान सही हो जाएगा। लेकिन पीछे से गबान भी कहता है कि रेनर बिल्कुल सच कह रहा है, क्योंकि रेनर अपना ट्रम्प कार्ड है। लेकिन यहाँ पे जो ग्रीन फ्यूरी टीम का, मतलब मर्सनरी बैंड वर्थ का जो लीडर होता है, वो यहाँ पे एल्ड्रिक से कहता है कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो यही तक था कि हम बस आपको यहाँ पे एस्कॉर्ट करेंगे, फाइटिंग वाला नहीं था। तो तभी भाई ये बात सुनता है यहाँ पे गाय, जो कि हमेशा ही बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट रहता है, और वो कहता है कि इन डरपोक लोगों को साइड में रखो, ये बस हमारे रास्ते में आएंगे। लेकिन भाई ये सुनता है रिमोरू, और वो सोचता है कि ये जो मर्सनरी बैंड वर्थ है, मतलब टीम ग्रीन फ्यूरी, ये शायद इसमें शामिल नहीं है। लेकिन तभी भाई यहाँ पे चेयरमैन चिल्ला के कहता है कि क्या तुम सच में लोग पागल हो चुके हो, तुम्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी भाई एल्ड्रिक के नाइट उस पर तलवार रख देते हैं और वो बेचारा डर के पीछे हट जाता है। और यहाँ पे रिमोरू ये सीन देखता है और वो समझ जाता है कि भाई ये मतलब इस चीज के लिए इस हद तक जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि मैं यहाँ पे फाइट तो कर ही सकता हूँ उनके साथ। लेकिन तभी यहाँ पे रफाएल से उससे कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पे फाइट को एक्सेप्ट करते हो तो शायद तुम्हारी जो रेपुटेशन है वो खराब हो सकती है। लेकिन तभी भाई यहाँ पे हिनाटा बीच में आती है और रिमोरू से कहती है कि इस फाइट को मैं हैंडल करूंगी। और वो कहते हैं कि वो एक विटनेस है यहाँ पे, तो वो इस वायलेंस को जो यहाँ पे हो रहा है वो इसको ओवरलुक नहीं कर सकती। और वैसे भी इस बंदे ने मेरी बहुत इंसल्ट की है, तो इसको मैं ही सबक सिखाऊंगी। लेकिन भाई यहाँ पे रेनर हंसता है और वो फिर से एक बात कहता है हिनाटा से, और वो कहता है कि अगर तुम मेरी औरत बन जाओ तो मैं तुम्हें यहाँ पे संभाल लूंगा। मतलब भाई इसकी हिम्मत देख रहे हो तुम। और भाई ये बात सुन के यहाँ पे हिनाटा गुस्से में आती है और रिमोरू सोचता है कि भाई अभी तो ये बंदा गया। लेकिन पीछे से गबान कहता है कि तुम्हें जो ठीक लगे तुम कर सकते हो रेनर, लेकिन मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ उस डिमोन लॉर्ड में, मतलब जब मैं उसे कंट्रोल करूंगा तो मतलब मैं क्या क्या मजे कर सकता हूँ। तो भाई ये बात सुन के रिमोरू बहुत डर जाता है कि ये ठरकी बुड्ढा आखिर सोच क्या रहा है मेरे बारे में। लेकिन यहाँ पे हिनाटा रेनर से कहते हैं कि मैंने तुम्हें बहुत ही काइंड होके वार्न किया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम
तुम इतने बेवकूफ निकलोगे। लेकिन यहाँ पे रेनर उससे कहता है कि शायद सब लोग तुम्हें सेंट बुलाते हैं, उस वजह से तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। और वो कहता है कि मैं इस इंग्रेशिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन हूँ और मैं सारे लोगों को बताऊंगा कि आखिर तुम कितनी कमजोर हो। लेकिन उसके बाद हम पीछे से गाय को देखते हैं जो कहता है कि भाई तो ठीक है, तुम यहाँ पे इसको संभालो, तो फिर मैं संभालूंगा डीमन लॉर्ड रिमोरू को। मतलब भाई इस बंदे को कॉन्फिडेंट देख रहे हो, अगर लाइफ में इतना कॉन्फिडेंस हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। लेकिन उसके बाद रेनर उससे कहता है कि ठीक है तुम संभाल लो, लेकिन बस डीमन लॉर्ड रिमोरू को खत्म मत कर देना। मतलब भाई क्या ही अकल के अंधे है दोनों। लेकिन यहाँ पे गाय रिप्लाई करता है कि देखो मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास अभी जो नई स्वॉर्ड है वो एक होली स्वॉर्ड है, तो इसके इस्तेमाल से शायद मैं कंफर्म नहीं कह सकता कि यहाँ पे डीमन लॉर्ड रिमोरू मेरे हाथों बचेगा या नहीं। लेकिन यहाँ पे रिमोरू ये बात सुनता है और वो कहता है कि अगर तुम्हें पहले मुझे हराना है तो भाई पहले डंजन तो क्लियर कर। और उसके बाद वो सोचता है कि इस बंदे को मैं बेनीमारू को सौंप देता हूँ, वो उसे हैंडल कर लेगा। लेकिन वो बेनीमारू को कुछ कहने जाता है तो भाई यहाँ पे शूना बीच में आ जाती है और वो कहती है कि मैं तुम्हारी बकबक बहुत देर से सुन रही थी, लेकिन तुमने ग्रेट रिमोरू की बहुत ही इंसल्ट की है। तो भाई शूना को देख के दोनों अपने बंदे शॉक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे गाय अभी भी हंस के कहता है और वो कहता है कि डीमन लॉर्ड रिमोरू तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, मतलब तुमने अपनी शक्ल छुपाने के लिए एक लड़की को आगे भेज दिया फाइट करने के लिए। लेकिन रिमोरू कुछ कहने ही जाता कि देखो ऐसा नहीं है, लेकिन तभी शूना बीच में आ जाती है और वो कहते हैं कि अपना मुंह बंद रखो। और वो कहती है कि तुम बिल्कुल भी लायक नहीं हो ग्रेट रिमोरू के साथ फाइट करने के लिए और मेरे भाई के साथ भी नहीं। तो भाई यहाँ पे ये सुन के गाय कहता है कि ठीक है, मैं वैसे भी बच्चों और औरतों को देख के भाई होल्ड बैक नहीं करता, मैं अपनी पूरी ताकत से तुम्हारे ऊपर अटैक करूंगा। तो यहाँ पे बेनीमारू रिमोरू से कहता है कि अगर कुछ हो गया तो मैं बीच में आ जाऊंगा, तो डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन भाई रिमोरू उससे कहता है कि लगता नहीं इसकी कोई भी जरूरत है, क्योंकि शायद शूना ने इस बंदे को पूरा एनालाइज कर लिया है, तो वो खुद ही इसको संभाल लेगी। लेकिन तभी भाई हम देखते हैं यहाँ पे गाय वर्सेस शूना की मैच और दूसरी तरफ यहाँ पे रेनर वर्सेस हिनाटा। तो यहाँ पे रेनर गाय के तरफ देखता है और वो शूना को देखता है और वो कहता है कि शायद तुम्हारी साइड की फाइट बहुत ही बोरिंग होने वाली है। तो भाई उसके बाद वो सीधा हिनाटा के ऊपर अटैक करने चला जाता है और ये बहुत ही स्पीड से जाता है। लेकिन भाई हिनाटा यहाँ पे उसका वेपन भी इस्तेमाल नहीं करती, उसको हाथ से ही घुमा के और इतने जोर से उठा के सीधा नीचे पटक देती है। और आखिर में वो एक नॉर्मली अटैक समझ लो, क्योंकि हिनाटा अपनी पूरी ताकत भी यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर रही है। और भाई उससे के बाद ये बंदा पूरा शॉक हो जाता है और वो अभी पूरा जमीन में पड़ा हुआ है। और हिनाटा उससे कहती है कि ठीक है, फिर से अपने पैरों पे खड़ा हो जाओ, क्योंकि तुमने तो कहा था कि तुम इंग्रेशिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन हो, नहीं? तो भाई ये सुन के इस बंदे की फटके चार हो जाती है, क्योंकि इसे पता है कि वो हिनाटो को संभाल नहीं सकता, क्योंकि हिनाटा ने उसे यहाँ पे बहुत ही ओवरपावर्ड कर रखा है। लेकिन उसके बाद भाई रेनर झुक के बैठ जाता है हिनाटा के सामने और ये सीन देखता है एल्ड्रिक और वो सोचता है कि तुम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट हो मेरे, तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो? और वो कहता है कि हिनाटा को हराना तो तुम्हारे लिए बहुत ही आसान होना चाहिए था। तो भाई हम देखते हैं रेनर का सीन जो कि बहुत डर चुका है और वो कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं इसे हरा ही नहीं सकता कभी भी। लेकिन तभी भाई हम गाय का सीन देखते हैं जो कि यहाँ पे शूना के ऊपर अटैक करने जाता है। लेकिन शूना अपना वेपन निकालती है, वो बहुत आसानी से इसकी जो होली स्वॉर्ड है भाई उसे डिफ्लेक्ट करके एक ही बार में तोड़ देती है और इस ढक्कन को अभी भी पता नहीं चला कि उसकी स्वॉर्ड टूटी हुई है। तो तभी वो फिर से उसके ऊपर अटैक करने जाता है, तो तब उसको रियलाइज होता है कि भाई उसकी होली स्वॉर्ड टूट चुकी है और वो कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे शूना उसको कहती है कि मुझे लगा था कि तुमने कहा था कि ये एक होली स्वॉर्ड है, लेकिन ये तो बहुत ही घटिया स्वॉर्ड निकली। लेकिन उसके बाद भाई ये सुनते ही ये बंदा शूना के ऊपर गुस्से में अटैक करना शुरू कर देता है और शूना भाई बहुत ही आसानी से इसको डिफ्लेक्ट कर रही है जैसे कि कोई बच्चा फाइट कर रहा हो। लेकिन ये सीन देखता है रिमोरू और वो कहता है कि मुझे पता नहीं था कि शूना इतनी अच्छे से हैंड टू हैंड फाइट कर सकती है। लेकिन भाई बेनीमारू उसको बताता है कि शूना ने जो मार्शल आर्ट है वो सीखा है हाकुरो से, तो भाई उस हिसाब से सोच लो कि शूना भी बहुत ही बढ़िया फाइट कर सकती है क्लोज कॉम्बैट में। लेकिन तभी उसके बाद हम देखते हैं कि भाई गाय अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन शूना उसको आसानी से डिफ्लेक्ट कर रही है और आसानी से उस पर अटैक कर रही है। तो उसके बाद शूना उसको उठा के सीधा घुमा के नीचे फेंक देती है और उसके बाद शूना एक इनकेंटेशन करना शुरू करती है उसके गॉड के लिए। मतलब यहाँ पे वो रिमोरू है, लेकिन यहाँ पे वो शुरू कर देती है उस इनकेंटेशन को और यही देखे गाय को समझ आता है कि ये इनकेंटेशन बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि उससे पता है कि आखिर ये क्या करने की कोशिश कर रही है। लेकिन तभी भाई हम देखते हैं कि एक बहुत ही खतरनाक मैजिक सर्कल उसके ऊपर आ चुका है और शूना यहाँ पे रुकने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन आखिर में उसके ऊपर वो अटैक हो ही जाता है और उस वजह से एक पावरफुल बीम आती है उस काउंसिल के अंदर और ये सीन यहाँ पे हिनाटा भी देखती है और बाकी के जो काउंसिल मेंबर है वो भी देखते हैं। मतलब ये देख के सबके सब शॉक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि यार सच में क्या यहाँ पे शूना ने उस बंदे को खत्म तो नहीं कर दिया। लेकिन भाई तब हम उसके बाद देखते हैं कि उस बंदे के सिर्फ कपड़े जल के राख हो चुके हैं और वो अभी वैसे का वैसा ही है। लेकिन यहाँ पे शूना हंस के कहते हैं कि मुझे ऐसे स्पेल नहीं इस्तेमाल करने चाहिए जिनकी मैं अभी भी प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्योंकि शायद मेरी स्किल अभी भी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई है। भाई यहाँ पे रिमोरू ये सुन के हंसता है, वो कहता है कि ये इतने आसानी से कह रही है, इसके बावजूद भी इसने इतना कंट्रोल रखा था उस स्पेल के ऊपर। भाई यहाँ पे प्रिंस एल्रिक ये देखता है और कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लेकिन रिमोरू उसके सामने आता है और वो कहता है कि क्या तुम अभी भी ये कंटिन्यू करना चाहते हो? लेकिन उसके
उसके बाद यहाँ पे रीमोरू सोचता है कि भाई आखिर मैं इस बंदे को कैसे सबक सिखाऊं, लेकिन तभी राफेल सेंसे उससे कहती है कि मैं लॉन्ग डिस्टेंस से एक किलिंग इंटेंट को महसूस कर सकती हूँ और जिसका टारगेट है प्रिंस एल्ड्रिक। तो तभी भाई यहाँ पे रीमोरू एक वाइड डिटेक्शन शुरू करता है और वो देखता है कि एक लड़की जिसके हाथ में हैंडगन है, लेकिन वो सोचता है कि अगर इसके हाथ में हैंडगन है तो उसका निशाना इतने दूर तक नहीं आ पाएगा, लेकिन तभी वो फायर कर देती है। लेकिन उसके बाद राफेल सेंसे उसी दौरान बताती है कि ये एक नॉर्मल अटैक नहीं है बल्कि एक स्पेशल मूवमेंट है। तभी भाई उसके सामने, उस बुलेट के सामने एक पोर्टल आता है और वो उसमें चली जाती है और वही पोर्टल हम देखते हैं कि प्रिंस एल्ड्रिक के साइड में खुल चुका है। लेकिन तभी ये दोनों, मतलब यहाँ पे हिनाटा और जो गिराड है इस मर्सनरी बैंड का लीडर, ये दोनों महसूस कर लेते कि यहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन यही सीन यहाँ पे रीमोरू भी देखता है और भाई यहाँ पे वो विजल बब को इस्तेमाल करता है और जैसे ही प्रिंस एल्ड्रिक को वो बुलेट लगने वाली होती है तो भाई लगने से पहले विजल बब उसको निगल लेता है। और भाई यहाँ पे एल्ड्रिक को समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या। वो नॉर्मली देख रहा है कि कुछ हुआ क्या यहाँ पे, लेकिन ये सीन देख के भाई सब उसके साइड में आ जाते हैं प्रिंस एल्ड्रिक के और वो पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। लेकिन ये सीन देखने के बाद जो मर्सनरी बैंड का जो लीडर होता है वो कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि डीमन लॉर्ड रीमोरू ने सच में इस अटैक को इंस्टेंटली रोक दिया। तो भाई यहाँ पे ये सुनती है हिनाटा और वो कहते हैं कि ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं है। और हम देखते हैं भाई रीमोरू को जिसने उसके उंगलियों में उस बुलेट को पकड़ रखा है। और यहाँ पे हम देखते हैं चेयरमैन का सीन और वो कहता है कि क्या तुम ये कह रहे हो कि ये स्मॉल चीज किसी भी इंसान को खत्म कर सकती है। तो यहाँ पे हिनाटा उसे एक्सप्लेन करती है कि ये एक बुलेट है और इसको चलाने के लिए एक टूल चाहिए। लेकिन यहाँ पे चेयरमैन पूछता है कि आखिर प्रिंस एल्ड्रिक को कौन ही टारगेट करेगा। तो यहाँ पे हिनाटा एक्सप्लेन करती है कि ये इस वजह से हो रहा है, शायद इसका जो इल्जाम है ये डीमन लॉर्ड रीमोरू पे चला जाएगा। अगर यहाँ पे प्रिंस एल्ड्रिक खत्म हो जाता है तो सबसे पहला शक यहाँ पे रीमोरू के ऊपर जाएगा और ये जो दोनों ढक्कन थे यहाँ पे, ये दोनों बंदे ये बस एक पैदे थे, मतलब यहाँ पे जो मेन गेम खेल रहा है वो कोई और ही है। लेकिन यहाँ पे प्रिंस एल्ड्रिक ये सुनने के बाद कहता है कि क्या मैं हमेशा ही ऐसे टारगेट होने वाला हूँ और हमेशा ही मेरी जान खतरे में रहने वाली है। लेकिन यहाँ पे रीमोरू उससे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा हमेशा होने वाला है। लेकिन यहाँ पे प्रिंस एल्ड्रिक कहता है कि नहीं, मैं एक प्रिंस एल्ड्रिक हूँ जो कि गद्दी पे जाके बैठने वाला हूँ कभी ना कभी, तो शायद ये हमेशा ही ऐसा करते रह गए। लेकिन भाई यहाँ पे रीमोरू उससे कहता है कि देखो मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, क्योंकि इंग्रेशिया के लोग इतने बेवकूफ नहीं है कि जिस प्रिंस ने इतनी बेवकूफ भरी हरकत की है यहाँ पे और वो उसी को गद्दी पे बिठाएंगे। भाई ये सुन के यहाँ पे प्रिंस एल्ड्रिक थोड़ा निराश हो जाता है। लेकिन यहाँ पे रीमोरू उससे कहता है कि देखो जिंदगी में किंग बनना ही सब कुछ नहीं होता, तुम यहाँ पे सोचो कि तुमने क्या गलती की है और उसके बाद तुम ये भी सोचो कि आखिर तुम्हें तुम्हारी लाइफ के साथ करना क्या चाहिए। लेकिन ये सुनते ही यहाँ पे भाई एल्ड्रिक सोचता है कि मैंने सोचा था कि ये जो डीमन लॉर्ड होते हैं ये बहुत ही खतरनाक और डरावने होते हैं और वो हमेशा ह्यूमन को देख के गुस्से में रहते हैं, उन्हें खत्म करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे रीमोरू कहता है कि देखो मैं एक पैसिफिस्ट हूँ, मतलब यहाँ पे रीमोरू ऐसा बंदा है कि जो वॉर को बिल्कुल भी नहीं चाहता, वो फाइट करना बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो ये सुनने के बाद यहाँ पे एल्ड्रिक सोचता है कि शायद मैं ही बेवकूफ था जो कि इन लोगों के झांसे में आ गया। लेकिन उसके बाद वो देखता है गवान को और वो कहता है कि शायद हमें एक साथ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए गवान। लेकिन यहाँ पे गवान उसको कहता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, क्योंकि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन भाई यहाँ पे एल्ड्रिक उससे कहता है कि इस प्लान को लेकर तुम ही तो मेरे सामने आए थे। लेकिन भाई यहाँ पे गवान उसे कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है इसका। और यहाँ पे रीमोरू सोचता है कि आखिर हम ऐसा क्या करें कि जिससे भाई ये बंदा अपना मुंह खोलना शुरू कर दे। लेकिन तभी उसके बाद एक अनाउंसमेंट होती है और वो होती है कि किंग आइगेल यहाँ पे आ रहे हैं। और तभी हम देखते हैं भाई इंग्रेशिया के किंग को जो कि यहाँ पे आ चुका है। लेकिन वो सबसे पहले आता है रीमोरू के पास और वो उससे कहता है कि डीमन लॉर्ड रीमोरू, शायद मेरे बेटे ने आपको बहुत ही तकलीफ दी है। लेकिन उसके बाद रीमोरू कहता है कि हाँ ये बात तो सच है, लेकिन हमने थोड़ी चीज सॉर्ट आउट कर ली है। लेकिन यहाँ पे उसके बाद ये किंग यहाँ पे माफी मांगता है और वो कहता है कि मैं एक किंग की तरह नहीं बल्कि एक फादर की तरह तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पे रीमोरू कहता है कि मैंने उसे माफ कर दिया, लेकिन अगले बार शायद ऐसा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे उसके बाद ये किंग आइगेल यहाँ पे कहता है कि मैं यहाँ पे एक फेवरेबल रिलेशन बनाना चाहता हूँ तुम्हारे नेशन के साथ। और उसके बाद वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और भाई रीमोरू भी इस चीज को मान लेता है। लेकिन यहाँ पे पीछे से उसके प्रिंस एल्ड्रिक आता है और वो कुछ कहने वाला आता है। तो भाई उसका फादर जो है, मतलब किंग आइगेल, वो उससे कहता है कि तुम्हें री एजुकेट होने की जरूरत है। और ये सुनते ही एल्ड्रिक चुपचाप बैठ जाता है और ये बात मान लेता है। लेकिन उसके बाद भाई किंग देखता है गवान की तरफ और वो उससे कहता है कि तुम्हें भी शायद सब कुछ बता देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे उसके बाद किंग आइगेल उससे कहता है कि लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे कोई भी इंटेंशन नहीं है यहाँ पे सारी बातें बताने का। वो यहाँ पे गवान डर जाता है किंग को देख के और वो कहता है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं उसके साइड में 4 लोग आ चुके हैं और यहाँ पे किंग कहता है उससे कि तुम्हारी जो पनिशमेंट है ये डिसाइड करेगा ये मैजिक इंक्विजिटर। उसके बाद भाई ये माफी मांगता है और कहता है कि मैं सारी चीजें बता दूंगा। लेकिन उसके बाद इसके बात कोई नहीं सुनता और इसको भाई यहाँ से लेके जाते हैं। लेकिन भाई ये सीन देखता है यहाँ पे जोहान और वो सोचता है कि क्या ये भी मारिया बेल का प्लान है, क्योंकि यहाँ पे इस बंदे को कुछ भी नहीं पता और उसे नहीं पता कि मारिया बेल आखिर प्लान क्या कर रही है। और उसके बाद फिर से ये मीटिंग शुरू हो जाती है और उसके जो कंडीशन होते हैं वो भी कंसिडर हो जाते हैं। पहला रिजल्ट यह है कि भाई पहली जो कंडीशन है कि टेम्पेस्ट अब भी एक ऑफिशियल नेशन माना जाएगा, मतलब जो पहले नहीं था लेकिन वो अभी एक ऑफिशियल नेशन बन चुका है। और उसके बाद दूसरी कंडीशन ये है कि टेम्पेस्ट फाइनली अब भी काउंसिल का मेंबर बन चुका है। और तीसरी शर्त जो फुलफिल हो चुकी है वो ये है कि अभी जो काउंसिल की जो मिलिट्री माइट है उसके सारे तामझाम
हम और उसकी मिलिट्री राइट अभी टेम्पेस्ट के पास होगी। और ये चीज खत्म होने के बाद हम सीन देखते हैं कि भाई रिमोर के आसपास सारे काउंसलर है, लेकिन उसे ये रियलाइज हो जाता है कि भाई इस काम के लिए वो बिल्कुल भी नहीं बना है और ये शायद काम राफेल सेंसे नहीं संभालना चाहिए। और यहाँ पे राफेल सेंसे भी हाँ कहती है। उसके बाद अपना सीन चेंज होता है इस बंदे की तरफ। यहाँ पे ये सोचती है कि मैं अभी भी प्रिंस एल्ड्रिक को सेंस कर सकती हूँ, आखिर ये बंदा मरा क्यों नहीं। लेकिन उसके बाद वो कहती है कि क्या मैं फिर से एक और बार ट्राई करूँ उसे मारने के लिए। लेकिन वो सोचती है कि शायद मैंने यहाँ पे जो डीमन लॉर्ड रिमोर के लोग हैं शायद और उसे भी यहाँ पे अंडर एस्टिमेट कर लिया है। तो तब भी उसके पीछे से आवाज आती है और वो होता है सोए। और वो कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, तुमने यहाँ पे डीमन लॉर्ड रिमोर को अंडर एस्टिमेट कर लिया है। और तभी भाई वो यहाँ पे सोए के ऊपर गन तान देती है और यहाँ पे सोए उससे कहता है कि तुम बहुत ही बेवकूफ हो, मतलब तुम्हारा असैसिनेशन खत्म हो गया और फेल हो गया, उसके बावजूद भी तुम यहाँ पे बैठी हुई हो। लेकिन तभी यहाँ पे हम आखिरी सीन देखते हैं कि इसका नाम है ग्लेंडा और ये अभी भी सोए के ऊपर गन ताने हुए है। तो इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड खत्म होता है। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में।